एहसास हुआ है। आपकी गरिमा में उपस्थिति पाकर बहुरानी सम्मेलन खास हुआ है। आज की इस हर्षित बेला में सुईणी सोच परिवार की तरफ से मैं जूही दयानी आप सभी अतिथिगणों का हाथ जोड़कर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे मंच को शोभायमान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश की बेटी, छत्तीसगढ़ की गौरव, महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया जी उइके को एवं उनके साथ संत शिरोमणि श्रद्धाणी तीर्थ के नवम पीठाधीश्वर पूजनीय संत युधिष्ठिर लाल जी को एवं उनके साथ पूजनीय भाभी माँ दीपिका जी को जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सिंधु अमरधाम आश्रम चक्करवाटा के परम पूजनीय साईं लालदास जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनके साथ हमारे मार्गदर्शक, प्रेरक, आदरणीय सीए चेतन तारवानी जी एवं उनके साथ सुईणी सोच की संस्था की फाउंडर सम्माननीय मनीषा तारवानी जी और अध्यक्ष पाल जयसवानी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरी अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय अतिथि देवो भव कहते हैं हम सदा, स्वागत करके आपका निभाते हैं यह परंपरा। स्वागत की परंपरा में मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय चेतन भैया एवं मनीषा भाभी जी से कि वे आए और अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदया जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सुईणी सोच की अध्यक्ष श्रीमती पायल जयसवानी जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती काजल लालवानी जी से निवेदन करती हूँ कि वे महामहिम राज्यपाल महोदया जी का स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से आप भी उनका स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे विशेष अतिथि बहुरानी सम्मेलन के ट्रेनर मुंबई से आई मीना दीदी एवं जोधपुर से आई अमृता दीदी से कि वे मंच पर आकर राज्यपाल महोदया अनुसुईया जी का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं विशेष अतिथि सुईणी सोच सम्मेलन की ट्रेनर विनीता भावनानी जी से जो बिलासपुर से आई हैं एवं सुईणी सोच संस्था की सचिव श्रीमती माही बुलानी जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए एवं परम पूजनीय साईं युधिष्ठिर लाल जी को पुष्प गुच्छ देकर आशीर्वाद लें एवं उनका स्वागत करें। पूजनीय दीपिका भाभी माँ का स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कृतिका बजाज जी एवं श्रीमती विद्या गंगवानी जी को। जी के स्वागत के लिए एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं श्रीमती मुस्कान लालवानी एवं श्रीमती पल्लवी चिमनानी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
युधिष्ठिर जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती माही बुलानी को और अध्यक्ष पायल जैसवानी को कि वे आगे आए और साईं जी का स्वागत करें। अबे अंदर में हॉल में कार्यक्रम को गति देते हुए स्वागत भाषण के लिए हमारी प्रेरणा स्रोत सुहेनी सोच की आधार स्तंभ मनीषा तारवानी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की आयो लाल सबई जाओ। मैंने एक पिक्चर में सोचा था, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो कायनात भी साथ देती है। मेरे साईं युधिष्ठिर जी को आमंत्रित करेंगे, दीपिका भाभी को आमंत्रित करेंगे, चक्करबाटा से साईं लालदास को आमंत्रित करेंगे, सुहेनी सोच के मेंटर श्री चेतन तारवानी को आमंत्रित करेंगे, मानस पुत्री पुष्पांजलि दीदी को आमंत्रित करेंगे तथा बहुरानी सम्मेलन के एक से बढ़कर एक ट्रेनर को मुंबई से हिना शहजादपुरी, जोधपुर राजस्थान से अमृता जी और बिलासपुर से विनीता वामानी जी को बुलाएंगे। फिर भी एक इच्छा बाकी रही, काश इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ शासन की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके भी आ जाएं। 2 दिन पहले राजभवन से ही संदेश आया कि मैडम हमारे प्रोग्राम में आ रही है। चक्करबाटा से पधारे मेरे लाल साईं जी का, पुष्पांजलि दीदी का आना मेरे अच्छे कर्मों का फल है। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे तीनों ट्रेनर एवं हर घड़ी हमारा साथ देने वाले श्री चेतन तारवानी का जोरदार तालियों से स्वागत। सुहेनी सोच के डायनेमिक प्रेसिडेंट पायल जैसवानी, आईपीपी काजल लालवानी, सेक्रेटरी माही बुलानी, पूरी गवर्निंग बॉडी एवं सदन में सभी ऑडियंस के लिए मेरे दिल से गहराई से स्वागत। बहुरानी सम्मेलन का आयोजन इस उद्देश्य को लेकर किया गया कि एक पुरुष जब कुछ सीखता है तो उससे में ही परिवर्तन आता है, लेकिन जब एक महिला कुछ सीखती है तो पूरे परिवार में परिवर्तन आता है। बहुरानों के लिए जब भाषा, संस्कार, सभ्यता, शिक्षा, समान परवरिश तालमेल बस जाती है तो निश्चित रूप में बच्चों में वो बातें ट्रांसफर होती है और बच्चों की पहली टीचर होती है उसकी माँ। मंच पर विराजमान सभी गेस्ट को बताते हुए मुझे यह खुशी हो रही है कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हौले हौले सफल हो रहे हैं। सुहेनी सोच संस्था का गठन इसी उद्देश्य से हुआ है कि महिलाएं किचन तक सीमित न रहें, उनमें जो इनबिल्ट क्वालिटीज हैं बाहर आए, जिनकी वो हकदार हैं। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आज की नारी वो नहीं जो हवा के साथ चले, आज की नारी वो नहीं जो हवा के साथ चले, आज की नारी वो है जो हवा का रुख बदल दे। धन्यवाद। सुहेनी सोच संस्था से हमने मानव मूल्यों के गहरे पहलुओं को जाना है। कार्यक्रमों का लेखा जोखा अर्थात प्रोग्राम की पूरी जानकारी एवं उसके सारांश के लिए उसके छोटे बड़े पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरक, बहुरानी सम्मेलन के गेस्ट ट्रेनर आदरणीय सीए चेतन तारवानी जी। मेरे ख्याल से ये पल बड़ी संस्थाओं को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है कि उनके प्रोग्राम में राज्यपाल मैडम आए। जोरदार ताली से स्वागत। और इस पल का आनंद लेना है, इस पल से सीखना है। तो जो भी खड़े हैं पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि ये जो माहौल मिलता है हमें, हम तरसते हैं ऐसे माहौल के लिए। सुहेनी सोच के बहुरानी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी राज्यपाल मैडम जी सुश्री अनुसुईया उइके मैडम, जिन्हें प्रदेश का हर नागरिक बड़ी बहन के रूप में देखता है, बड़े भाव से देखता है, बड़ी आशा से देखता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मैंने पहली बार देखा है किसी राज्यपाल की ऐसी गतिविधियां कि प्रदेश की हर गतिविधि पे उनकी नज़र है, उनकी वर्किंग स्टाइल और हर एक महिला शक्ति के रूप में प्रदेश की हर महिला अपने आप में आत्मविश्वास और गौरव का अनुभव करती है। सदन की जोरदार तालियों से मैं आपको नमन करता हूँ। आदरणीय दीपिका भाभी माँ सुहेनी सोच संस्था के हर मेंबर को माँ का स्नेह देती है, ऐसी हमारी दीपिका भाभी माँ। संत साईं युधिष्ठिर, जहाँ संत साईं हो तो वो बोलते हैं उत्सव तो अपने आप में हो जाता है, वो मेला हो जाता है। जोरदार तालियां।
पधारे सही लालदास जी, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, मैं आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से पुष्पांजलि दीदी और सभी ट्रेनर और फाउंडर मनीषा करवानी, प्रेसिडेंट और पूरी टीम। हम मानते हैं कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन कोरोना ने कुछ बातें सिखा दी कि हम बॉम्बे वाले भी ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, दिल्ली वाले भी अटेंड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं चल रहा है, ये ऑनलाइन चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें देश के अलग अलग जगह से लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम। मैं प्रोग्राम की जानकारी, जैसे राज्यपाल मैडम, मैं आपको बताऊं कि ठीक 4 बजे इन्होंने निश्चित किया था कि प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और ठीक 4 बजे ही स्टार्ट हुआ। सिंधी गीत संगीत के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ और एज द कंपनी सो द कलर थीम पर, जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग की थीम पर तिल्दा वाली टीम ने बहुत अच्छा नाटक ड्रामा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उत्साह उमंग चरम सीमा तक तब पहुंची जब स्वीडिश सोच की सारी मेंबर यहाँ डांस करने लगी और माहौल बनाया। हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति झूमने लगा और झूलेलाल साईं की औपचारिक पूजा करने के बाद औपचारिक सत्र प्रारंभ हुआ। मैं आप सबको बता दूं कि पहले सत्र के रूप में मुंबई से पधारी हीना जी ने बताया कि पेरेंटिंग क्या होती है, बच्चे पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते, सोचने पे मजबूर कर दिया। बच्चों में संस्कार सिर्फ माता का नहीं, पिता का भी दायित्व है और बच्चे के टैलेंट को जानना, सीखना, अगर उसके टैलेंट को जान गए तो उसके राह पे आगे बढ़ाना। अमृता जी जो जोधपुर से पधारी है, शिक्षा को बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने बताया। हम शिक्षा को बहुत छोटा रूप ले रहे हैं। हमें लगता है जो महिलाएं आज शिक्षा लेती हैं, महिलाओं को क्यों आगे बढ़ाया गया। महिलाएं सोचती हैं शिक्षा शायद इसलिए ले रहे हैं कि मैं आगे चल के कुछ काम करूं, मैं किचन में खाना नहीं बनाऊं क्योंकि मैं शिक्षित हूं। लेकिन उन्होंने बताया कि शिक्षा का बहुत बड़ा रूप है। जब आप शिक्षित होते हो तो आप पूरे घर को परिवर्तित करते हो, आप परिवार को खुशियां देने की बात करते हो, आप संस्कारों की बात करते हो, आप झुकना सीखते हो। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संस्कार है, उसमें इसलिए नहीं है कि मैं काम करूं, मैं शादी के बाद मुझे काम करने मिले, नहीं, खुशियां देना पहला काम है कि मैं उनके साथ, पूरे परिवार वालों में कैसे संस्कार के साथ रहूं और कैसे झुकूं, कैसे बड़ों के सामने मैं झुकूं। क्योंकि जितना जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उतना उसमें समर्पण भाव आता है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई मैडम। विनीता जी ने तो एक दूसरे के जो दुआएं, उन्होंने बताया कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, और रिलेशन कनेक्शन और करेक्शन को बहुत अच्छे से बात बताया आपने। एक सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मेरे द्वारा लिया गया, बात करोगे तो बात बनेगी, और सुनने की कला से आप किसी की लाइफ में भगवान बन सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम जो अभी तक चला, और आपकी क्लोजिंग सेरेमनी हमारे बीच में राज्यपाल मैडम, पर्दे के पीछे जो पूरी टीम 1 महीने से कार्य कर रही है, इनका उद्देश्य प्रोग्राम तो आयोजित करना ही था, लेकिन इसके साथ में मेंबर में बॉन्डिंग करना। इनके जो मेंबर 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश के हर शहर में जाकर प्रमोशन और पंजीयन के लिए घूमी महिलाएं। एक जगह तो शहर में राजनांदगांव में मुखी साहब ने कहा कि तुमने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, जब एक महिला हर शहर में जा रही, इनका पूरा ग्रुप। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, महिलाओं ने वीडियो बनाया, संतों को इनवाइट किया, ट्रेनर को इनवाइट किया, मुखीगण को इनवाइट किया, और साथ में महिलाएं किसी से कम नहीं करके इन्होंने एक टारगेट तय किया, महिलाओं के लिए टारगेट तय किया कि इतना काम करना है। मुझे बता दो, क्योंकि मुझे लेखा जोखा देना है, जो मुझे पायल जसवानी ने और मनीषा तारवानी ने और काजल ने बताया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने टारगेट दिया था महिलाओं को इतना काम करना। वो एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वो ये देखना चाहती थी कि महिलाओं को जब जवाबदारी मिलती है तो कैसे करती हैं। मुझे बताने में कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ महिलाओं ने कुछ नहीं किया, बोले हमसे नहीं हो पा रहा है। कुछ महिलाओं ने अपने टारगेट को पूरा किया, बहुत खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन कुछ महिलाएं रुके नहीं। उन्होंने कहा टारगेट तो आपने दिया था, मेरा तो और हौसला बढ़ा है, मैं उससे भी ज्यादा काम करूंगी। तो ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिनको इन्होंने तय किया अचीवर अवार्ड देने के लिए, और इस मौके को हम कैसे छोड़ें कि एक शक्ति के रूप में हमारी राज्यपाल मैडम है, और उन महिला शक्ति को हम अवार्ड देंगे। तो अचीवर अवार्ड जिन्होंने अपनी लिमिट से भी ज्यादा काम किया, वो स्वीडिश सोच की 6 महिलाएं, जिनको ये अवार्ड हम मैडम के हाथों से दिलवाएंगे। द अचीवर अवार्ड गोज टू पल्लवी चिमनानी। जोरदार तालियों से स्वागत पल्लवी चिमनानी जी का। सेकंड, द अवार्ड गोज टू करिश्मा कमलानी। जोरदार तालियां करिश्मा के लिए। मैं चाहूंगा सभी महिलाएं आ जाए जिन्हें अवार्ड मिल रहा है। ये तीसरा अवार्ड जाता है सोनम माधवानी जी को। जोरदार तालियां उनके लिए भी।
सोनम माधवानी जी। पल्लवी जी को अवार्ड मिल रहा है, जोरदार तालियां पल्लवी के लिए। और ये अवार्ड नेक्स्ट आता है लक्ष्मी चंचलानी जी को, जोरदार तालियां लक्ष्मी जी के लिए। नेक्स्ट अवार्ड जाता है आरती कोडवानी, जोरदार तालियां आरती के लिए भी। और एक और महिला सुनीता नागरानी, जोरदार तालियां उनके लिए भी। लक्ष्मी चंचलानी, सुनीता नागरानी जी, आरती कोडवानी जी। आरती कोडवानी जी का अवार्ड प्राप्त करें विद्या जी। वो अभी भी ड्यूटी में लगी हुई है कि हमारी कोई लिमिट नहीं, हम काम करते रहेंगे और इस आयोजन को सफल कराएंगे। विद्या जी, आपसे निवेदन कि आरती कोडवानी की तरफ से आप अवार्ड प्राप्त करें। ये पता चल गया, अगर एक महिला कभी ठान लेना तो उसे भगवान भी रोक नहीं सकता। ऐसी महिला शक्ति के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर जी। आपके शब्दों का ताना बाना एवं चयन इतना उम्दा होता है कि लगता है बस सुनते रहो और सीखते रहो। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सुहिणी सोच के सुहिणी सम्मेलन को और निखारने के लिए अब मुझे उनका परिचय पढ़ने का अवसर मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत गौरव, सम्मान और सौभाग्य की बात है। जैसे ऊंचे आसमान पर पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से आपने छुआ है आसमान। पधारे हैं आज इस सुहिणी सोच के मंच पर। आप हैं छत्तीसगढ़ और भारत की शान। छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की बेटी सुश्री अनुसुईया जी उइके अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो वर्णमाला के सारे स्वर और व्यंजन की सीमा भी आपके उत्कृष्ट कार्यों के उल्लेख के लिए कम है, फिर भी हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश, जिला छिंदवाड़ा, रोहनकला ग्राम में पली बड़ी आपने अर्थशास्त्र में व्याख्याता के पद से अपना सफर शुरू किया। दमोह विधानसभा क्षेत्र में से विधायक, मध्य प्रदेश शासन में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य तक आपका सफर अभी भी जारी रहा। इतना ही नहीं, आपने सामाजिक तथा राजनीतिक विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। दलित समाज के उत्थान एवं विशिष्ट कार्यों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप से आपको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ जी के द्वारा जागरूक विधायक के रूप में आपको सम्मानित किया गया है। सुश्री उइके जी ने सांसद और विधायक के पद पर रहते हुए मास्को, जिनेविया, जाबिया, मलेशिया, मालवी, बोत्सवाना आदि विदेश यात्रा की है। आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 राज्यों एवं 80 जिलों का भ्रमण करने के बाद आपने प्रतिवेदन तैयार करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रस्तुत किया। इसके साथ आप विभिन्न संसदीय समिति, हिंदी सलाहकार समिति, महिला बाल विकास समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा अन्य समितियों की सदस्य रहीं तथा अपने पदीय दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। शब्दों का सिलसिला अभी और भी जारी रहेगा, किंतु समय सीमा को देखते हुए मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे आएं और हमारा मार्गदर्शन करें और हमारी झोली ज्ञान से भर दें। क्योंकि प्रदेश स्तरीय बहुरानी सम्मेलन के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय पीठाधीश सदानी दरबार श्रद्धेय संत डॉक्टर युष्टि लाल जी, संरक्षक सदानी महिला शक्ति मंडल रायपुर श्रीमती दीपिका जी,
संत झूलेलाल धाम चकरभाटा श्री साईलाल दास जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हिंदी सभा युवा विंग श्री चेतन तारवानी जी, संस्थापक सोहिनी सोच श्रीमती मनीषा तारवानी जी, श्रीमती पायल जैसवानी जो कि अध्यक्ष है सोहनी सोच की, कार्यक्रम में उपस्थित सोहनी सोच संस्था के समस्त पदाधिकारी एवं और भी अन्य राज्यों से आई हुई यहाँ पर हमारी विशिष्ट अतिथिगण, बहनों, भाइयों। सोहनी सोच सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित बहुरानी सम्मेलन में शामिल होते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सोहनी सोच सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित बहुरानी सम्मेलन एक अनोखा कार्यक्रम है। अभी तक हमने युवा सम्मेलन, बुजुर्ग सम्मेलन, यहाँ तक महिलाओं का सम्मेलन देखा था, मगर पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक रिश्तों पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इसके लिए मैं आयोजक को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जब मुझे ये कार्यक्रम आया तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि ये कार्यक्रम बहुरानी, ये पहली बार सोच रही थी। तो हालांकि मेरे आज महाराज जी, मेरे बहुत सारे कार्यक्रम थे, मतलब सुबह से, और मैं करीब 6:30 बजे ही यहाँ से 60 किलोमीटर दूर वहाँ पर मेरा कार्यक्रम था। और पता नहीं मिला, जब आपको मेरे पास फोन आया, फिर आपकी आदेश का तो मैं मना नहीं कर सकती थी, और आपकी जो शक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाई। तो मैं समझती हूँ कि ये जितनी भी यहाँ पर बहने को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ये पहली बार वास्तव में, अभी तक तो इस तरह का तो मैं समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैं जैसे ही आई थी कि इसमें क्या कार्यक्रम, बहुरानी का क्या मतलब है। तो जब आपने बताया कि इस संस्था के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से पारिवारिक तौर पर संस्कार देना, उसके जीवन को लेकर समाज को, और आगे उसके अपने बच्चों से लेकर तमाम एक जानकारी होना भी बहुत एक जरूरी है। मैं आपको एक अनुभव मेरा अपने में आपको यहाँ पर वो शेयर करना चाहूँगी। जब मैं दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में थी, जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है देश की 50% आबादी की महिलाओं का, एक ऐसा आयोग मतलब संस्था है जहाँ पर देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट, उसका सशक्तिकरण, और साथ में उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से, और उसके लिए जो कानून का अधिकार हमारे आयोग के माध्यम से ही देश भर में जितनी भी महिलाओं को कैसे सशक्त करें, कैसे उनको शोषण से सुरक्षा करें, उनको प्रताड़ना से बचाएं, इस सारे कानूनों का प्रावधान और उसका मतलब हम लोग पूरा अध्ययन करके पूरे देश भर में वो हालातों के बारे में भारत सरकार को ये रिपोर्ट देते थे, और जिसके कारण पूरे देश में वो कानून लागू होता है। तो ऐसी संस्था की मैं करीब 5 साल मेंबर दिल्ली में रही, और मैंने इस बात को देखा कि जो महिलाएं जस्ट शादी के बाद वैसे ही शिकायत करने के लिए, क्योंकि ये आयोग में एक प्लेटफॉर्म होता है कि जितनी भी दुखी पीड़ित महिलाएं परिवार में अगर किसी तरह का कोई तनाव, टेंशन आ गया, दहेज को लेकर कई तरह के, तो वो सारा आयोग हम देखते थे कि वो महिला की क्या समस्या है। तो ये बात को हमने देखा है कि जो शादी करके बिल्कुल नई बहू बनकर जब जाती है, तो उसको पूरा घर का परिवेश जो है एक नया कहता है, और अगर उसके अंदर शुरू से अगर ऐसे संस्कार अगर डाले जाए कि वो कैसे अपने उन परिवार के साथ एडजस्ट कर सके, अपने पति से लेकर सास, ससुर, उसकी नंद और तमाम जो परिवार के लोगों को, वो तब अपने आप को परिवार में एक आनंद और एक सौहार्द वातावरण तब डेवलप कर सकती है जब उसको संस्कार शुरुआत से ऐसे मिले, ताकि वो अपने परिवार के लोगों को कैसे संस्कार बना सकते हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार
जिनके माता पिता ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते हैं जिसके कारण बहुत सारे परिवार विघटन हो जाते हैं और जिससे जिंदगी भर उस परिवार के माता पिता या उसको ये झेलना पड़ता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपने ये बहुरानी नाम से ये जो संस्था का प्रारंभ किया और किस तरह से यहाँ की हमारी आपके समाज की बहनों को एक नई जागृति और नए मतलब आइया उनके पारिवारिक परिवेश को और संस्कार को शिक्षा के क्षेत्र में ये देने का प्रयास किया है और आप 4 वर्ष से कर रही, मैं बहुत बधाई देती हूँ आपको। क्योंकि ये तमाम सारी चीजें होती है कि हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ की संस्कृति अनूठी है। यहाँ पर परिवार का महत्व है। परिवार में हर संबंधों के पीछे एक भावना का महत्व होता है। यहाँ संयुक्त परिवार में बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता, बेटे बेटियां, बहुएं सब साथ में रहते हैं। इसके उलट पश्चिमी देशों में एकाकी परिवार की अवधारणा पाई जाती है। भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। हमेशा से उन्हें पूजनीय माना गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बेटियों को विशेष सम्मान दिया जाता रहा। दूसरे घर से विवाह कर आने वाली लड़की, जिसे हम बहू कहते हैं, उसे बेटी का दर्जा दिया जाता है। इसके उलट पश्चिमी देशों में हर रिश्ते के पीछे एक कानूनी आधार होता है। वे बहू को डॉक्टर इन-लॉ से संबोधित करते हैं। आज इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बहुएं ही शामिल हैं। जब किसी परिवार में विवाह होता है तो यह केवल एक संस्कार ही नहीं, दो परिवार का मिलन भी होता है। एक परिवार जिसने अपनी बेटी को जन्म से पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह के समय अपने जीवन भर की पूंजी बेटी को दूसरे परिवार को सौंप देता है। इस प्रकार विवाह परिवार के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। एक बहू जब दूसरे घर जाती है तो नया परिवेश मिलता है, उसे परिवार के हिसाब से ढलना पड़ता है। उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। बहू को अपने ससुराल के बड़ों तथा छोटों दोनों के प्रति ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम एक तरह से देखें तो बहू से ही उस परिवार की समाज में तस्वीर बनती है। उसे परिवार का दर्पण भी कहा जाता है। बहू अपने परिवार तथा बच्चों में संस्कार का बीज बोती है। उससे ही परिवार में एकता और सामंजस्य के भाव आते हैं। मेरा मानना है कि हम बहुओं को बेटी के नजरिए से देखें और उससे वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम अपनी बेटियों से करते हैं। हम उनके खान पान और रहन सहन का ध्यान रखें तो वे भी आपको बराबर सम्मान देंगी। आधुनिक समाज की आवश्यकता अनुरूप आज अधिकतर परिवार नौकरी या दूसरे कारणों से एकांगी परिवार के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। परिवार से अधिकतर पति पत्नी रह जाते हैं। संयुक्त परिवार न होने से बहू की अवधारणा खत्म होते देख रही है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह से देश और दुनिया में जब कोरोना का ये संक्रामक काल चल रहा था, पिछले 1 साल और अभी तक चला है, और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में जब लॉकडाउन देश में प्रदेश में हुआ, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार पूरे परिवार के लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा, बच्चे और माता पिता और दादा दादी के साथ। वो पुरानी याद आ गई होगी कि हम पहले जमाने में संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, जो एक दूसरे का आनंद आता था बातचीत करने में, एक दूसरे के सुख दुख में। अब इतनी ज्यादा समय के साथ परिवर्तन हो गया था कि लोगों को पता नहीं, जब वो इतनी व्यस्त लाइफ में भी अपने बच्चों को से मिलना उसके लिए मुश्किल हो जाता, समय देना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये भी एक परिस्थिति, बस इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कोरोना के काल में कि अब जीवन में अगर हमें जीना है तो यही एक चीज है कि हम एक दूसरे से एक परिवार में स्नेह के साथ रहें। यही सबसे बड़ा सुकून है। वरना ये तमाम सारी चीजें जहाँ का तहाँ रह जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाएगा।
ये बहुत सत्य है। और जिस इंसान ने अगर इसको जीवन में मानकर और अपने परिवार के साथ जो आनंद और जो लेकर जिया हो, उसे जीवन में हमेशा एक ऐसा सुकून सा उसको महसूस होगा कि हाँ, मैं अपने परिवार के साथ रहकर उनके लिए मैंने कुछ कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तमाम बातें भी हम कहते हैं कि आज के दौर में कम होते गई है, और लेकिन इस संस्था के माध्यम से ये भाव भी शायद मुझे लगता है आपके परिवार के लोगों को दिया होगा। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा है। और मैंने देखा इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र भी रखा गया है, जिसमें बहुओं को संस्कार और आचार विचार की सीख दी जा रही है। मेरा आग्रह है कि बहू को बाद में एक सास की भूमिका भी निभानी पड़ती है। ऐसे रिश्तों पर आधारित सास भी कभी बहू थी। टीवी सीरियल देखा करते थे आप सभी लोग, अपने घर के बुजुर्ग सास ससुर को विशेष सम्मान दें। किसी भी स्थिति में उन्हें दुखी होकर वृद्धाश्रम जैसे संस्थानों का मुंह न देखना पड़े। अपने बेटे बेटियों में संस्कार रोपण करें। पुत्रों में ऐसा संस्कार डालें कि वह हर महिला को सम्मान की नजर से देखे। अगर वह कोई गलत कार्य करता है तो उसे तुरंत रोक लगाएं, जिससे महिला अपराधों पर नियंत्रण कर पाएंगे। बेटियों को शिक्षित करें और उतना ही सशक्त बनाएं कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनको आगे बढ़ाने से न रोके, उन्हें हिम्मत दे कि वे भी एक प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता या स्वरोजगार के जरिए समाज व देश की प्रगति में भागीदारी बन सकती है। मैं जब आई तो मैंने देखा पहली बार, एक जनरली क्या होता है कि एक सिंधी समाज का जो एक मैंने देखा है, वो तमाम सारी चीज़ें बहुत कम महिलाएं और इस तरह से घर से बाहर आकर और ऐसे कुछ सामाजिक क्षेत्रों में या राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत कम आती है, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कम भाग लेती हैं। लेकिन फिर भी कुछ आगे माँ बाप के संस्कार और उन लोगों की शिक्षा दीक्षा के कारण आज वो प्रशासनिक और तमाम सारी जगह जाने में भी अच्छी मतलब जॉब में भी। तो ये परिवर्तन तो आया है, और ये परिवर्तन कब आ रहा है, जब आप लोगों के माता पिता सास ससुर में ये भाव था कि हम अपनी बेटी और बहू को भी आगे लाएं और समाज के क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाएं। वरना संभव नहीं था। अब कितना भी मन में सोच ले, अगर आपके घर में अगर ये होगा भी नहीं, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, सामाजिक कार्य नहीं करोगी, नेतागिरी नहीं करोगी, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, समाज की क्या बोलेंगे लोग। मैंने इस बात को महसूस किया था जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और समाज के क्षेत्र में जब जाती थी तो हमारे घर में भी मुझे बहुत डांट पड़ती थी। और कुछ लोग इस तरह से घर के लोगों को भी उल्टा सीधा बताकर मेरे खिलाफ में ऐसा माहौल बना देते थे कि माता पिता को लगता था कि हमारी इज्जत, हमारा सम्मान लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह की बातें आती थी, मगर मैंने मन में तय कर लिया था कि नहीं, जो कल तक मेरे ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की निगाहों से देखते हैं, उस दिन मैंने चुनौती मान ली थी कि एक दिन मैं इनको कुछ करके बताऊंगी। और वही चुनौती ने आज आपके बीच में एक राज्यपाल के रूप में आया। इसलिए मैं सारी बहनों को कहूँगी कि तमाम परिस्थिति आए किसी भी तरह का, उससे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर हम सत्य के रास्ते पर अच्छे कार्यों को, समाज को अगर एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं तो हम बिल्कुल देते रहेंगे और उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे, और जिससे कि हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे पढ़ लिख कर संस्कार रहित होकर माता पिता और वो अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। इसमें कहकर मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ और संत दोनों बैठे आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे, आप अगर नहीं कहे होते तो शायद मैं नहीं आ पाती। लेकिन आपका आकर जब देखा कि हाँ, ये कार्यक्रम कितनी मेहनत से आप लोगों ने तैयारी की और बड़ी खुशी हुई और आपने जो सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज्यपाल महोदय, अद्भुत और अति अविस्मरणीय। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए, हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा और यह पल हमारी सुनहरी सोच के लिए हमेशा यादगार रहेगा।
अगली कड़ी में मैं विनम्र निवेदन करती हूँ संत शिरोमणि पूजनीय युधिष्ठिर लाल जी से एवं पूजनीय लाल साईं जी से कि वे मां महिम राज्यपाल महोदया जी को आशीर्वचन रूपी स्मृति चिन्ह प्रदान करें।